जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजद जो हैं, वो दोबारा इंडिया आ रही हैं। आपको याद होगा अभी पिछले हफ़्ते 10 दिन पहले ही तो वो इंडिया में आई थीं और ये सुनने में आया कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये इन्विटेशन भेजा है उनको और ये स्टेट विज़िट है, ये आम विज़िट नहीं है। इसीलिए देखें ये एक पहला विज़िट है, स्टेट विज़िट है और इसीलिए इसको इस पैमाने पे शायद थोड़ी हाइप क्रिएट की जा रही है और बड़े पैमाने पे वेलकम किया जा रहा है। गो के अगर आप देखें इस वक़्त डॉक्टर जयशंकर तो श्रीलंका में हैं, यकीनन वो भी सुबह आ जाएँगे क्योंकि मैं देख रहा था कि वो उनकी तमाम श्रीलंका की लीडरशिप से मुलाकातें हो चुकी हैं। इतनी कोई लंबी फ़्लाइट तो है नहीं है कोलंबो से दिल्ली की। तो वो भी आ जाएँगे कल एंड या आज आ जाएँगे शायद। बट द क्वेश्चन इज़ कि इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो एक्टिव है और इस सिलसिले में ये नज़र आता है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोशिशें की कि शेख हसीना वाजद दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश की बने, वो कोशिशें रंग ला रही हैं। आपको याद होगा कि अमेरिकन्स बड़े अनॉयड थे बंगालियों से, मतलब बांग्लादेश से कि इस हुकूमत से, शेख हसीना वाजद की हुकूमत से। तो वो एक मिथ जो थी, वो उस पे इंडिया बार-बार वेस्टर्न ममालिक को कह रहा था कि आप ऐसे ना करें, आप इस तरह ना करें, आप बांग्लादेश को टाइट स्पॉट में, इस डिफ़िकल्ट स्पॉट में ना रखें। और अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल शेख हसीना वाजद जो है, वो दोबारा आ रही हैं। इसके मल्टीपल रीज़न्स हैं, ज़ाहिर बात है ये कोई एक तो वो दुनिया को ये बताना है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के हवाले से देखा जाए। और ये 15 दिनों में दूसरा ट्रिप है, 15 दिनों में दूसरा ट्रिप है। और अगर आपको याद हो जब मोदी 3.0 की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, तो उसमें मौजूद थी इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी साहब ने पहले ही उनको इनवाइट कर दिया गया था या उसी वक़्त उनको इनवाइट कर दिया था कि वो आएँ। सो बायलैटरल कंसल्टेशंस तो इंडिया और बांग्लादेश की होंगी, ठीक है जी। लेकिन इसके साथ-साथ ये लगता है कि देयर इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट बिटवीन बोथ द कंट्रीज़ और आपको पता है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है, स्ट्रांगली, पार्टिकुलरली इन ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के हवाले से। कुछ अर्सा पहले 2023 में आई थिंक एक ग्लोबल साउथ समिट करवाई थी इंडिया ने, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। G20 की प्रेज़िडेंसी में भी इंडिया ने बांग्लादेश को इनवाइट किया था और डिफरेंट लेवल की जो मिनिस्टर लेवल टॉक्स हैं इंडिया और बांग्लादेश की वो ऑलरेडी मौजूद हैं। इन बांग्लादेश जो है वो G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में भी आया था और ये आप समझें कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उनको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक है जी। वो रेल लिंक के हवाले से हों, पोर्ट रेल लाइन प्रोजेक्ट हों या थर्मल पावर प्लांट हो, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ दीज़ प्रोजेक्ट्स व्हिच इंडियंस आर सपोर्टिंग इन बांग्लादेश और बड़े पैमाने पे वो लगे हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने जैसे शुरू में कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते थे कि शेख हसीना वाजिद पावर में आएँ और वो इसीलिए चाहते थे कि वो जो एक इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है गो के आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन के नारे भी लगे थे। लेकिन वो एक ज़ाहिर बात है कि इंटरनल मैटर है। लेकिन पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ पता चली थी कि नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार चाहती है कि वो पावर में आएँ। इट मीन्स कि इंडिया का इतना असर-ओ-रसूख मौजूद है अपने इलाके में, अपने मुल्क के अंदर और अपने मुल्क के बाहर सॉरी, कि वो अगर अपनी मर्ज़ी की लीडरशिप चाहता है वहाँ पे, तो इट मीन्स दे हैव टू गेट सो मच आउट ऑफ दैट। सो बांग्लादेश जो है, वो अगर मैं वहाँ पे हसीना वाजिद ना आती, वहाँ खालिदा ज़िया की पार्टी आ जाती। तो क्या इम्प्लीकेशंस होनी थी? ज़ाहिर बात है जो कुछ नरेंद्र मोदी अचीव करना चाह रहे थे, वो ना होता। दूसरी तरफ आप देखें कि
इंडिया जितना ज़्यादा वेस्ट के करीब होता है, ये बांग्लादेश के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया जिस तरह मेनस्ट्रीम है वेस्ट के साथ, ये बांग्लादेश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे अगर याद हो आपको कि जो अमेरिका के साथ जो एक रफ़ाकत है इंडिया की, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जनरल इलेक्ट्रिक एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, वो जेट इंजन्स इंडिया में बनाना चाहते हैं, तो इंडिया तो समझता है बांग्लादेश तो समझता है इसमें से हमें भी बहुत कुछ मिल सकता है। अगर अगर इंडिया इस काबिल है कि वो ग्लोबल कंपनीज़ के साथ इतनी बड़े-बड़े मुआहदे कर रहा है, तो ये हमारे लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर इंडिया फ्रांस के साथ जॉइंट जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जिसमें सबमरीन्स भी हैं, तो इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड बांग्लादेश के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया ये सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इसलिए लेना चाहता है, ताकि वो जितने भी ये छोटे-छोटे मुल्क हैं, उनको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बाद में कर सके और उसमें अपना एक इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। वो एशिया पैसिफ़िक हो, वो बांग्लादेश हो, वो श्रीलंका तो अभी ख़ैर अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, उसके वो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के इंटरेस्ट हैं। बांग्लादेश इज़ अमंग दोज़ कंट्रीज़ व्हिच आर बायिंग द चाइनीज़ इक्विपमेंट। चाइनीज़ मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहे हैं, या हम खरीदते हैं या बांग्लादेश खरीदता है। सो इंडिया चाहता है कि जितना ज़्यादा स्विफ्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वेस्टर्न ममालिक से हो, उतना ही ज़्यादा वो बाकी ममालिक को दे सके। जैसे फ़िलिपाइन को आई थिंक उन्होंने अपना ब्रह्मोस मिसाइल बेचा था। मैंने पहले भी कहा था कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है, वो एक जॉइंट प्रोजेक्ट है रशिया का और इंडिया का। लेकिन हाउ कम अमेरिकन्स विल बी हैप्पी a country which is so close to America will get a jointly produced मिसाइल। क्यों वो ये टेक्नोलॉजी लेंगे भाई? क्यों लेंगे वो? अमेरिकन्स के लिए मसला ये है कि अमेरिकन समझते हैं कि वो हर मुल्क को मिलिट्री हार्डवेयर नहीं दे सकते, एक बात। दूसरा, अमेरिकन इक्विपमेंट एंड वेस्टर्न इक्विपमेंट बहुत महँगा होता है, हर मुल्क अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकता। जैसे कि आपने देखा कि यूक्रेन के मसले में देखा। सो इट्स नॉट जस्ट द वेस्टर्न इक्विपमेंट व्हिच इज़ बीइंग यूज्ड इन इन यूक्रेन। ये जितने भी ममालिक थे इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो असला बनाते थे, सस्ता असला बनाते थे, सबको वो गया है। ठीक है? जैसे पाकिस्तान ने भी एक समझे वैसे स्मार्ट पॉलिटिक्स की है पाकिस्तान ने कि यूक्रेन को असला भी बेच दिया, तकरीबन $1 बिलियन का पिछले साल। और अभी अगर रशिया के बारे में एक समिट हो रही है स्विट्ज़रलैंड में, उसमें गए भी नहीं हैं और कहा जी हम तो न्यूट्रल हैं। बहरहाल वो एक और चीज़ अपनी जगह। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है कि बांग्लादेश जो है, वो ये समझता है कि हमें इंडिया से ये सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लेनी है, इंडिया इस काबिल हो जाए। क्योंकि बांग्लादेश का भी वो स्टेटस नहीं है कि उसको वेस्टर्न कैपिटल उस पैमाने पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें। बिकॉज़ बांग्लादेश इज़ रिलक्टेंट। जो इंडो पैसिफिक के अंदर जो वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश हो रहा है, बांग्लादेश इज़ रिलक्टेंट टू जॉइन द वेस्टर्न वर्ल्ड डायरेक्टली। जो सर्विसेज़ इंडिया प्रोवाइड कर सकता है, वो बांग्लादेश प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। और अगर आपको याद हो कि शेख हसीना वाजद ने आई थिंक बाइडेन साहब पे इल्ज़ाम लगाया था कि एक व्हाइट स्किन बंदे ने मुझे कहा कि हमें एक पोर्ट दे दो, तो हम आपके साथ फिर आपके इलेक्शंस के हवाले से हमें कोई मसला नहीं होगा। ये बातें आपको पता है हुई हुई हैं। सो इसीलिए अ, अमेरिका हो, फ्रांस हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हों, उनका जो प्राइवेट सेक्टर की जो एंगेजमेंट इंडिया के साथ है, इंडिया उसको सेल करता है बांग्लादेश को, श्रीलंका को और ममालिक को। लेकिन इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जापान के ताल्लुकात अच्छे हैं, तो इंडिया उसका इस्तेमाल करता है कि जी हम आएँ जापान एंड इंडिया जॉइंटली अपने प्रोजेक्ट वो लेके जाएँगे बांग्लादेश में लेके जाएँगे। सो बांग्लादेश जो है वो बड़ा वो समझ रहा है कि हम डायरेक्ट तो शायद रशिया से, अमेरिका से, चाइना से फ़ायदे नहीं उठा सकते। चाइना से तो ख़ैर वो उठा रहे हैं, लेकिन जिस पैमाने पे बांग्लादेश की आबादी बढ़ रही है या जिस पैमाने पे उनके चैलेंजेज़ हैं, वो समझते हैं और ज़्यादातर उनको इर्रेगुलर वॉरफेयर का मसला है, माइग्रेशन के मसले हैं बांग्लादेश को लेकर के, ठीक है? वो अपनी इकॉनमी को ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हैं। वो और डायरेक्शन में लग चुके हैं। हमारी तरह नहीं है कि वो कुछ जंगों-शंगों में इस तरह मसरूफ़ नहीं है और वो अवॉइड करना चाहते हैं इन तमाम जंगों को, क्योंकि उनको पता है कि इससे नुकसान हो सकता है। जैसे पाकिस्तान कह रहा है ना कि जो कोल्ड वॉर 2.0 है, दैट विल बी फॉट एट एट अराउंड द पाकिस्तान्स नेबरहुड में लड़ी जाएगी। तो बांग्लादेश भी तो ये समझता है कि ये जो कोल्ड वॉर 2.0 है, ये हमारे नेबरहुड में लड़ी जाएगी, जिसमें एक तरफ इंडिया, एक तरफ चाइना।
सो जब इंडिया एक लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर के तौर पे आता है, सामने आता है, तो इंडिया बांग्लादेश के लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी। और इंडिया की सिक्योरिटी लैंडस्केप में चाइना फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिया का जो अल्टीमेट गोल है कि किस तरह हाउ टू गेट बैक बांग्लादेश बैक फ्रॉम चाइना, वो इंडिया नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि जितने बड़े पैमाने पे इंडिया और सॉरी बांग्लादेश एंड चाइना की ट्रेड है, बायलैटरल इंगेजमेंट है, मिलिट्री हार्डवेयर दे रहा है, और जितनी पोटेंशियल चाइना बांग्लादेश के अंदर है, वो सारी की सारी वो चाइना से ज़्यादा बेहतर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन इंडिया ने बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म को पहले इंटरनेशनल ट्रिप पे बुला के एक मैसेजिंग कर दी है। जयशंकर श्रीलंका चले गए, शेख हसीना वाजिद इंडिया आ गई और स्टेट विज़िट हो गया। इट मीन्स कि हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है रीजन। और वो बात सही है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जयशंकर एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी खित्ते को छोड़ के कहीं और निकल जाते, क्योंकि आपने ओथ सेरेमनी में तो सब खित्ते के ममालिक को बुला लिया। लेकिन अगर आप सेरेमनी के बाद अमेरिका, यूरोप इधर-उधर निकल जाते, तो लोगों ने कहना था जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ये जो सगार पॉलिसी है, वो सारी की सारी ड्रॉबैक। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स अस द स्टोरी कि ये बांग्लादेश को एक इस तरह की पोज़ीशन में लाके खड़ा किया गया है कि आप हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। और एक उस वक़्त में जब अमेरिका और ब्रिटानिया कॉन्टिन्यूअसली ये कह रहे हों कि बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट है वो क्रेडिबल नहीं है, फ्री और फेयर वहाँ पे नहीं है, ठीक है जी। लेकिन चाइना इंडिया ये कहता हो कि नहीं जनाब, फेयर हैं, क्रेडिबल हैं, इलेक्टेड है, हमें इससे कोई मसला नहीं है। सो इंडिया को फ्रेंडली गवर्नमेंट चाहिए बांग्लादेश में, जैसे पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में फ्रेंडली गवर्नमेंट चाहिए थी ना। और देखें हर मुल्क कोशिश करता है, अपने खित्ते में, अपने नेबरहुड में फ्रेंडली गवर्नमेंट्स रखना। मानता कोई नहीं है, करते सारे कुछ है। इंडिया वांट्स अ फ्रेंडली गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। इंडिया का बांग्लादेश से लंबा बॉर्डर है। इंडिया की सिक्योरिटी एट रिस्क है, ठीक है? आप क्या समझते हैं इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है? इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है ये? ये 100% प्रॉब्लम है। क्यों नहीं प्रॉब्लम होगा? इंडिया जो है वो जब शेख हसीना पावर में नहीं थी, आप थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ, तो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे और ज़बरदस्त नहीं थे। बड़ा चैलेंजिंग नेबरहुड है। एक तरफ इंडिया के लिए चाइना मसला है, एक तरफ इंडिया के लिए पाकिस्तान मसला है। अफ़गानिस्तान सॉरी बांग्लादेश बिकम्स अ प्रॉब्लम, ठीक है जी? सो इसीलिए अगर बांग्लादेश में भी मसला आ जाए, तीनों बड़े मुल्क हैं ना, बाकी तो छोटी-छोटी रियासतें हैं। तो जहाँ की आबादी करोड़ों में है, 25 करोड़ पाकिस्तान, 20 से 25 करोड़ बांग्लादेश है, डेढ़ अरब जो है वो सवा अरब, डेढ़ अरब चाइनीज़ हैं। तो उनको तो पता है यार ये तो डेढ़ पौने 2 अरब की आबादी अगर आपके खिलाफ हो जाती है, तो आपने क्या करना है खित्ते में, एंड देन आपकी रेपुटेशन भी खराब होती है। जैसे पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब है, उन्होंने कहा जनाब ईरान से मसले हैं, अफ़गानिस्तान के साथ मसले हैं, इंडिया के साथ मसले हैं, एक चाइना रह गया है, उस पे भी जो मिसट्रस्ट है वो आ गया है बिकॉज़ ऑफ मल्टीपल रीज़न्स। वो मल्टीपल रीज़न्स की वजह से मिसट्रस्ट जो है वो आ चुका हुआ है, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये क्या ऐसा है। सो अब सुनने में आ रहा है कि जी शेख हसीना वाजद जो आएँगी, वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे बात होगी, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के ऊपर बात होगी, क्योंकि बांग्लादेश ऑलरेडी बीआरआई को 2016 में जॉइन कर चुका हुआ है। ठीक है जी, चाइना बांग्लादेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगा रहा है, जिसमें पुल हैं, बड़े-बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, पावर प्लांट्स हैं, रेल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है जी। और मिलिट्री हार्डवेयर तो ऑलरेडी बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है। इंडियंस परेशान इसलिए हैं कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर डुअल यूज़ इन नेचर। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइनीज़ जो हैं, वो बांग्लादेश के अंदर सबमरीन बेस एक उन्होंने बनाई हुई है। और ये जिसे वो कहते हैं ना, वो बांग्लादेश को उन्होंने 2 सबमरीन्स भी दी हुई हैं। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ ए, जैसे चाइना और अमेरिका की लड़ाई में इंडिया की रेलेवेंस बढ़ गई है, इसी तरह इंडिया और चाइना की लड़ाई में बांग्लादेश की रेलेवेंस बढ़ गई है। लेकिन मसला ये है
कि इस किसी लड़ाई में भी पाकिस्तान की रेलेवेंस नहीं बढ़ी। पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ती है जब दहशतगर्दों को खत्म करना है। इंडिया, चाइना रेलेवेंस में चाइना को हमारी ज़रूरत ही कोई नहीं है, वो कहता है हम खुद ही इंडिया से मैनेज कर लेंगे। अमेरिका कहता है कोई लोड़ ही नहीं है ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ, नो वी डोंट नीड यू इन दिस, आप तो ऑलरेडी प्रो चाइना, तो हमने क्या करना है आपका? ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। ये बड़ी वो जिसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। इसको नहीं लेना चाहिए, आसान नहीं लेना चाहिए। ठीक है जी। बहरहाल इसमें देखते हैं कि व्हाट इंडिया ऑफर्स टू बांग्लादेश। ठीक है जी। इन बांग्लादेश के अंदर इस वक़्त देयर इज़ अ प्रो चाइना एनवायरनमेंट। बांग्लादेश की हुकूमत जो है, ये प्रो इंडिया है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो ऑपोज़िशन है, वो एक एंटी इंडिया डिस्कोर्स लेके आई हुई है। ठीक है जी, सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि बांग्लादेश के अंदर एक प्रो चाइना एनवायरनमेंट है फ्रॉम द ऑपोज़िशन एंड द गवर्नमेंट। बांग्लादेश के अंदर ऑपोज़िशन से एक एंटी इंडिया डिस्कोर्स है। ठीक है? ये चीज़ें जो हैं बेसिकली दैट इज़ व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी वांटेड सस्टेनेबिलिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन बांग्लादेश वेयर हसीना वाजेद टू कम बैक। दैट इज़ वेयर दे वांटेड अ फ्रेंडली गवर्नमेंट। मसला ये है कि पाकिस्तान जब कहता था ना हमें फ्रेंडली गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में चाहिए, लोग कहते लो ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्या मसला है आपको? हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को वॉच कर रहा होता है, लेकिन हमारी कैपेसिटी नहीं थी, हम वो चीज़ें कर नहीं सके। फ्रैंकली स्पीकिंग जो बात समझने वाली है, हम जो चाहते थे वो हम नहीं कर सके। इंडिया कर सकता है बिकॉज़ इंडिया हैज़ सो मच टू ऑफर टू बांग्लादेश। वी डिडन्ट हैव एनीथिंग टू ऑफर टू अफ़गानिस्तान। बीच में दूसरे फैक्टर भी आ गए, बीच में कतर भी आ गया, बीच में यूएई भी आ गया। कतर यूएई ने मुस्लिम फैक्टर को डाल के अफ़गानियों को पकड़ लिया, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया और वो वेस्ट के आगे रेलेवेंट हो गए, हम ना कर सके वो। सो ये चीज़ें हैं, इसमें जिस तरह इंडिया जो है वो बांग्लादेश को पकड़ के अमेरिका के आगे रखता है, कि यार इसका ख़्याल करो, ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट पार्टनर है। वो इम्पोर्टेंट पार्टनर इसलिए है बिकॉज़ चीन जो बैठ गया वहाँ पे। अब बहुत सारे ऐसे डुअल यूज़ प्रोजेक्ट अगर चाइना में लग बांग्लादेश में लगते हैं, तो इंडियंस डेफिनिटली परेशान होंगे। सो समहाउ जिसे वो कहते हैं ना को-ऑप्ट करना, ये को-ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है जी? इस हवाले से। अब इंडिया क्या कह रहा है वेस्टर्न मुल्कों को कह रहा है बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करो, इसको उठाओ। सो इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा है शेख हसीना वाजद के दरमियान और वेस्टर्न फोर्सेस के दरमियान। मैं आपको बड़ी देर से ये चीज़ बता रहा हूँ, क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते हैं शेख हसीना वाजद अब फ्रेंडली गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। भाई अगर वो फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं होगी वो उड़ा के रख देंगे चीज़ें वहाँ पे, इंडिया के लिए मसले पैदा हो जाएंगे वहाँ पे। मतलब इतनी फ्रेंडली गवर्नमेंट है, इसके बावजूद शेख हसीना वाजद जो है वो फैसले कर रही है जिसमें वो समझती है बांग्लादेश को फ़ायदा है, गिविंग चाइना सो मच स्पेस। प्राइम मिनिस्टर मोदी डजंट वांट इट। शेख हसीना वाजिद को रेड कार्पेट वर्ल्ड वेलकम मिल रहा है, स्टेट विजिट मिल रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी क्या चीज़ है? रियलिटी अंदर टेंशन है। सो वो जो रेड कार्पेट, स्टेट विजिट, वो सारा कुछ करना, G20 में बाइडेन की और शेख हसीना वाजिद की मुलाकातें कराना, क्या समझते हैं आप? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इंडिया के लिए। नेबरहुड पॉलिसी जो है इंडिया की, इसीलिए तो हम कहते हैं लुकिंग ऑल दैट जिसे वो कहते हैं ना चीज़ों को देखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए मैं कहता हूँ इंडिया को पाकिस्तान से भी सारी चीज़ें नॉर्मलाइज़ करनी चाहिए। ये बड़ी अहम बात है, ये कोई इतना कोई वो चीज़ नहीं है। इंडिया को पाकिस्तान के साथ भी चीज़ें नॉर्मलाइज़ करनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। India is a big country, but India doesn't have everything on its plate which it really can have. उसके लिए मसले कंपटीशन आएँगे, सारी चीज़ें आएँगी। सो लेट्स सी क्या होता है इस हवाले से। विल कीप ट्रैकिंग बांग्लादेश की स्टोरी जो है।